मेरे नाम आरुषि है। ये कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर एक दिन पर दिन चेंज करती रहती। फिर मुझे छुप छुपा कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकली कि हे भगवान, ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी एक बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी, मानो जैसे कि मैंने उनकी ही नहीं, मेरे कहीं और से पैदा हुई थी। माँ की खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, वो मुझे अपना नहीं मानते थे और मुझ पर बहुत गुस्सा किया करते थे। कुछ खानदानी सखियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते ही रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन ब दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों की पहाड़ टूट पड़े थे। कुछ ही दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल में मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही उनके बेटे की मार दिया था। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप ने ही मुझे बोझ ही समझते थे। अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसीलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वो भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति, उनकी भी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उजड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराना का छोटा सा दुकान था। एक दिन हम सब सो रहे थे कि अचानक ही बहुत जोर की आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि यह आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने वहां जाकर देखा तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मैं डर सी गई थी, कहीं अभिषेक तो छत के नीचे नहीं दब गया हो। मैं करीब गई और मैं जाकर देखी तो अभिषेक वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया। यह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई, मगर उसको कुछ
हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन जब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते थे, कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों की सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो नहीं सकता था और कमरे में एक बेड और एक चारपाई बिछी थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी यही थी कि एक कमरे में दुकान थी। मेरे पति ने 3 ही कमरे बनवाए थे। हम तीनों लोग हिसाब से कमरे में थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए ज़रूरी था। अब मजबूरी यही थी कि कैसे कैसे गुजारा करना था। एक दिन मेरा बेटा बेटी कमरे में सोए तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ दी, वह उठ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया है। मैंने फ़ौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर लेकर आया तो डॉक्टर ने कहा कि लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की कमी है, कोई भारी भरकम इससे काम मत करवाना, बस उसे आराम ही करना, अच्छा खाना खिलाना, फल वगैरह खिलाएं, जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बिठाए चक्कर आने लग जाते हैं, मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर गई और मैंने आकर देखा तो अपने कमरे में नहीं थी और कमरे का बिस्तर पर चादर नहीं था। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा तो वह चादर क्यों धो रही हो? तो कहने लगी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टॉयलेट हो गए थे, तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। उस पर चिल्लाई और कहा वहाँ से उठो, मैं अपने कमरे में नाश्ता करो और खाओ पियो, ठीक हो जाओगी। उसने कहा मुझे ये चादर ज़रूरी धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर कमरे में चादर नहीं है। मैंने कहा कि अचानक ये चादर धोने का भूत तुम्हारे ऊपर सवार क्यों हो गया है? इतना तो गंदी नहीं थी ये चादर, तुमको धोने कैसे बैठ गई? छोड़ो इसको, मैं इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। मेरी बात नहीं मानी और चादर खुद ही धोने चली गई। उसके बाद उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए वो सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती और घर वाली मकान में भी काम काया करता था। वैसे मैं भी इस दुकान से ज़्यादा बच्चे ही नहीं आते थे। दिन इसी तरह गुजरता चला गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खा कर आया हूँ। वह देर से आया था और अदिति पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई की अपनी चारपाई डाली थी और जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने पति की याद ही कर रही थी कि दूसरा पति बहुत ही अच्छा था, मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को भी वो हमेशा अपने ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वो मेरा सौतेला बेटा नहीं है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से के प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी हमेशा मानता रहता था। वह उस घर में अकेला ही मर्द था, हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें वहाँ जाती कभी भी अच्छे तरीके से कर नहीं सकती थी। उससे भी था कि वह आगे अपनी पढ़ाई प्राइवेट
पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता। सुबह सुबह फिर ऐसा ही हुआ कि मैं हैरान रह गई थी। अदिति फिर से बेहोश हो गई थी और मैं इस बार तो उसकी शक्ल देखकर अलग ही लग रहा था। उसके जिस्म का सारा खून खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर भी मैं डॉक्टर को बुलाकर डॉक्टर ने वही बात बताई। मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था? मैंने उनको डॉक्टर की सारी बात बता दी। मैंने कहा कि दाल, दही, सब्जी, फल ये सारे तो खिला रही हूँ मैं इसको। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से इसे इतनी कमजोरी कैसे हो गई? आप इस बात की सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने और उससे कहा कि तुम फिर से अब कोई अकाम मत करो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद भी वह कमरे में दोबारा गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बेड की चादर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धो कर सुखा देना, यह सब क्या होश का काम था? यह सब क्यों कर रही थी? जब उससे मेरे बेटे उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से यह काम कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेले भाई ही तो था। बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। दोनों तो सगे भाई बहन जैसी मोहब्बत थी। फिर भी ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं रोती रोती और भी सोचती जा रही थी। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वो बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर का बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश हो जाए और उसके तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सूखा। वो आसपास भी उसे देख ही रही थी जैसे उसे मैंने देखा तो नहीं है। मैं रसोई की खिड़की से ये सब नज़ारा देख रही थी। मैं भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसे देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी कर क्या रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता ना चले। नीचे वाली चादर है या नहीं मुझे पता नहीं चलता। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाइयाँ दी और दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारा दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां टॉफियाँ लेने आते थे जो 5-10 रुपये देकर चले जाते थे। 5-10 रुपया से घर का काम नहीं चलने वाला था। मैंने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं बताई, अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसा यह बात बता देती तो वो भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे मेरे पास। बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बातें अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे को, अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनसे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह से नहीं चलेगा। अगर तुमने इतनी परेशानी हो रही है तो फिर यह सब नहीं करते हैं। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे यह काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता है कि मेरे साथ यह सब हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरी बेटी ने कहा कि अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर लगा कर नहीं जा सकता। मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा।
ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे थे? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखाया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टियाँ कर रही थी। मैंने कहा कि ये क्या हो गया तुम्हें? वो घबराई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब इस बात का? दिल से खराब होने का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या खाया है तुमने ऐसा? और चादर बार बार क्या क्या धोती हो? मुझसे क्या छुपा रही हो? मैंने बेटी से कहा कि अगर वैसे वैसे तुमने हरकत की जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दाव पर लग गई है तो मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी के आपके किसी ने कान भरे हैं मेरे खिलाफ, जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। ऐसा क्यों करूँगी मैं? अगर मैंने इस चादर को धोया तो क्या हो गया? चादर ही थी, गंदी हो गई, धुल गई। आपको पता है कि आप कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में खराबी हो गई है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बातें कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिषेक भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उनसे कहा कि मैंने उसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से इस बात तक नहीं पहुंच पाई हूं। जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना मैं तुम दोनों को क्या करूंगी। मुझे क्या हो गया था? मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चे के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको इस समय सो जाना चाहिए था और मुझे भी शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। जब कमरे के करीब गई तो वह न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। कि बेटी कहने लगी कि हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन अभी कल फिर से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलती रहूँगी? सब कुछ दिन एक न एक दिन बताना ही पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। क्या वजह थी दरवाज़ा बंद करने जैसे? वैसे भी अब माहौल बदल गया था। उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वह दोनों ऐसी शक्ल बना रखे थे जैसे नींद से जगे हैं। मैंने कहा, इतनी देर दरवाज़ा खोलने में क्यों लगा दिया? कहने लगे, हम तो सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग दोनों जग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी कर रहे हैं और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे और मुझे इन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे अभी अभी नींद से जगे हैं। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन मैं सोचती कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू पे नील निशान पड़े हुए थे। ये तो जख्म के निशान थे। समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लग रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर। मेरी बेटी का इतना कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रही है? कभी बेहोश हो जाती है तो कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब
तरीके के निशान होते हैं और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती है और मुझे कमरे में जाने नहीं देती। मेरा दिमाग जिस तरह जा रहा था मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आगे क्या करना था, क्या पाना था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जवान लड़का लड़की मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे ही सब बातों को ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक था तो अदिति का सौतेला भाई। नियत बदलने में देर नहीं लगती। जवानी कि इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला ही होता है। फिर भी कैसे सौतेले भाई बहन एक साथ एक कमरे में सुला दिया था मैंने। यह मेरी ही गलती थी। जब ही हम बच्चों को ध्यान नहीं देंगे परेशानियां पैदा होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान नहीं रखना देंगे तो बच्चों को नादानी होती है और नादानी में ही बहुत बुरी तरह गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ ला कर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि यह दवाई है तुम्हारे इस परेशानी के लिए, दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी छुपकर गोलियां दी और मैं परेशान हो गई। ये किस चीज़ की गोलियां हैं उसको दे रहा था। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी ये दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। यह वह दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने भी इस दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उसको अपने दुपट्टे से पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद शायद उसकी यह गोलियां ख़त्म हो गई और एक दिन फिर से वह बेहोश हो गई। मेरी बेटी भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैं आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोची। मैं वह चादर बहुत ही होशियारी से अपनी बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से करके मैं बाहर ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस चादर में ऐसा क्या होता है। उसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही चादर धोना शुरू कर देती थी और वह अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती थी। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई वह किस चीज़ की बाल है, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल हैं। मैं हैरान रह गई थी, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई कि मैं सोचती रही कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी बेटे की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसीलिए सारा कुछ दिमाग में सोच रही थी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी थी। मैंने बाद में कुछ पूछ लिया तो क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ वह चादर कहाँ है, वह तो मैंने धोकर डाल दी है। सुनकर वो मेरे पास से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने कहा कि सब कुछ देख चुकी हूँ, उस चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो यह सब क्या है। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो इतने दिनों से? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। वो मेरे पास बैठ गई। फिर मेरी बेटी मुझसे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देखा था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं और घर की दुकान भी अच्छे नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ अच्छे खासे कमा नहीं रहे थे, लेकिन हमें ऐसा भी कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल हमने कुछ बहुत ही नस्ल किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस के बाहर था। इसीलिए उसने हमें इन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के
बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया ने पूरी दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए होते थे, जिसको मैं सुबह धोकर डाल देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम आपको ये सब बताना नहीं चाहते थे। हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे दवाइयाँ ला कर दी थी, वो भी इस चीज़ की थी ताकि मैं एलर्जी से कम बच जाऊं। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम को हमें बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था। हमें एक दिन में के 1000 रुपये दे रहा था और आज उन बच्चों को हमारे घर आखिरी दिन था, क्योंकि जब वह उन्हें लेकर दूसरी शहर चला गया और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया है, पर हम पर इतना शक किया और हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे लिए ही बारे में सोचा है, जबकि देखा है तो हम उसके क्या लगते हैं। इसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और इसके अपने रिश्तेदार भी नहीं हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह उनके साथ जाकर भी तो रह सकता था, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा हमारी अपनी सगी बहन की तरह माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारे साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता है, रात को उसकी मदद मैं करती थी। वह कहता है कि वह रात को भी यह सब कुछ कर लेगा। दिन भर बेचारा मेहनत करता है, इसीलिए मैंने उसको कहा कि रात को तुम ये काम मुझे दे दिया करो, मैं संभाल लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और अपने बच्चों के बारे में मैंने क्या क्या सोचा था। मैं जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे थे। इतनी गलत बातें मैंने इनके बारे में सोची जितने मुझसे सोचनी थी। मैं नहीं सोचना चाहती थी। हमने यह बात अभिषेक को भी नहीं बताई, अदिति को भी नहीं बता सकी। मुझे सारी बात का पता चल गया, क्योंकि यह सब काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिषेक ने उस कमरे की छत ढलवा दी और अब हम घर के कमरा को भी ठीक करवा लिया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी भी घर में बच्चों के ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यही किया कि वो मुझे बहुत नेक और अच्छे औलाद दिए थे। वह मेरे बच्चे अपने बच्चे थे। अभी उनके मेहनत के दिन थे, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था। मैं भी कुछ अच्छा खासा कमा नहीं सकती थी। इस बात को एहसास था कि वह एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं था, लेकिन एक ऐसा भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। आखिर बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मेरे बच्चे बहुत समझदार और उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँओं को नसीहत करूँगी और बच्चों के साथ मामले में थोड़ी एहतियात ज़रूर करे कि वह गलती ना करे जो मैंने अपनों बच्चों के साथ किया। मुझे दोनों कमरों में अलग अलग रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वो ना हो सकता था। अगर वह हो जाता तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता। माँ बाप समझदार होते तो बच्चों को अलग अलग सुलाया करें, अपने बच्चों को ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगियों पर ध्यान दें और उन पर भरोसा करें।
साथ साथ सख्ती से भी उनसे बात करना शुरू करें और नरमी से भी बात करना शुरू करें और उनकी जानकारियाँ लेते रहे। इस बात पर भी ध्यान रखें, बच्चे जवान हो जाए तो उनका बिस्तर अलग कर देना चाहिए। आपसे भी यही सब कहूँगी, अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।